होता है उसका नाम कैजुरिना है, कैजुरिना ट्री। और पोइट जो है उसके बारे में लिख रही है कि किस तरह बचपन में उस पेड़ के आसपास उन्होंने इंजॉय किया है अपने भाई बहनों के साथ। एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। अब तो वो टोरू दत्त जो है वो जब ये पोइम लिखी ना तब वो बाहर चली गई थी, फॉरेन में रह रही है। पहले इंडिया में ही रहती थी। तो इंडिया के अंदर उन्होंने किस तरह से अपने भाई बहनों के साथ इंजॉय किया है उस कैजुरिना ट्री के ऊपर। वो खेलते थे उसकी छाँव के अंदर, उसके ऊपर चढ़ते थे, इंजॉय करते थे। लेकिन हुआ ये कि अब उसके भाई और बहन जिनके साथ वो खेलती थी वो चले गए दुनिया से। अब इस ट्री के माध्यम से वो उनको याद कर रही है। इस ट्री का तो एक बहाना है, ट्री के बारे में बता रही है, एक्चुअल में उसको अपने भाई बहन याद आ रहे हैं। तो ट्री के थ्रू वो अपने इमोशंस अपने हमारे साथ शेयर कर रही है। तो एक दो पहले दो स्टेंजा के अंदर तो ट्री का ही है, उसके बाद उसकी खुद की फीलिंग्स आती हैं। ओके, सो लाइक ए ह्यूज पाइथन, स्टेंजा 1 जो है, लाइक ए ह्यूज पाइथन। पाइथन क्या होता है? अजगर। तो एक विशाल पाइथन की तरह ये, अब लाइक ए ह्यूज पाइथन बोला है, यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस है? सिमिली का यूज हुआ है। तो लाइक ए ह्यूज पाइथन विंडिंग राउंड एंड राउंड। विंडिंग का मतलब घूमना, लपेट लेना। तो लाइक ए ह्यूज पाइथन विंडिंग राउंड एंड राउंड, द रग्ड ट्रंक indented deep with scars, up to its very summit near the stars a creeper climbs, in whose embrace is bound no other tree could live। अब यहाँ फुल स्टॉप आया, देखो आप, फुल स्टॉप है ना, यहाँ तक ये सेंटेंस चलता है। तो अपने दोबारा शुरू से आते हैं कि एक ह्यूज पाइथन की तरह विंडिंग राउंड एंड राउंड, जो उसके चारों ओर घूम रही है। द रग्ड ट्रंक, अब ये रग्ड ट्रंक जो है ये पेड़ का तना है, ट्रंक तने को कहते हैं। तो रग्ड ट्रंक, रग्ड का मतलब होता है उबड़ खाबड़, प्लेन नहीं है। तो पेड़ का जो तना है वो पहले प्लेन नहीं होता है, उसके ऊपर जो छाल होती है वो बड़ी ही उबड़ खाबड़ होती है, रग्ड होती है। तो रग्ड ट्रंक जो है उसके ऊपर अजगर नुमा कोई चीज़ लपेटी हुई है, लिपटी हुई है, कोई बेल लिपटी हुई है, उसका वर्णन आगे है। यहाँ तक तो मुझे था कि रग्ड ट्रंक है, उसके चारों ओर कुछ एक अजगर की तरह लिपटा हुआ, विंडिंग की हुई है, राउंड एंड राउंड, गोल गोल। इंडेंटेड डीप विद स्कार्स, अब ये ट्रंक की बात हो रही है इसमें। इंडेंटेड डीप विद स्कार्स, कि वो जो ट्रंक है इंडेंटेड है यानी खुदा हुआ है, गहरा गहरा, स्कार्स की तरह। स्कार्स होते हैं जैसे हमारे चेहरे पर दाग लग जाते हैं। पेड़ तो कोई भी सभी में ही होते हैं। जितना पुराना पेड़ हो जाता है ना उतने ही पुराने उसमें वो गहरे गहरे वो छेद मिलते हैं, अपने को छेद मिलते हैं, या वो खुदा हुआ सा मिलता है, उनको इंडेंटेड बोला है। इंडेंटेड है वो डीप विद स्कार्स, यानी जिस तरह चेहरे के ऊपर जब हम बूढ़े होते हैं तो झुर्रियाँ वगैरह पड़ जाती है ना, गहरे गहरे गड्ढे पड़ जाते हैं, उसी तरह से वो तना जो है वो स्कार्स से यानी घावों से इंडेंटेड है, यानी खुदा हुआ है। Up to its very summit near the stars, a creeper climbs। और ये अब आया उस बेल का जिक्र जिसने उसको चारों तरफ से अजगर की तरह घेर रखा है। Up to its very summit near the star, वो बेल जो है एकदम इसके समिट तक जाती है। समिट का मतलब एकदम ऊपरी शिखर उसका पेड़ का, वहाँ तक जाती है। और ऊंचाई का भाव जताने के लिए भी कितना ऊंचा पेड़ है, बहुत ऊंचा है। इसके लिए बहुत ऊंचा कहना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए उसने क्या बोला? अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स, तारों तक वो जा रही है बेल, उसके शिखर तक। यानी कहने का मतलब क्या है? बहुत ही ऊंचा है पेड़ वो। तो ये कहने का एक तरीका होता है, अपने कह तो ये भी सकते हैं ना कि बहुत ही ऊंचाई तक जा रही है। बहुत ही ऊंचाई तो मजे वाली बात नहीं है, कुछ इसमें अलंकार लाना पड़ता है। अरे तारों तक जा रहा वो तो। अप टू इट्स समिट नियर द स्टार्स, एक क्रीपर क्लाइम्स, एक बेल जो है वो चढ़ी हुई है उसके ऊपर। इन हुज एम्ब्रेस इज बाउंड नो अदर ट्रीज कुड लिव। और वो क्रीपर ऐसी है कि जिसके एम्ब्रेस के अंदर, एम्ब्रेस होता है आलिंगन, एम्ब्रेस कर लेना, जब हम किसी को गले लगा लेते हैं, तो क्रीपर ने उसको एम्ब्रेस किया हुआ है तने को, और उसने इस तरह से एम्ब्रेस किया हुआ है, इस तरह से तने को गले लगा रखा है, लपेट रखा है कि सिवाय उस कैजुरिना ट्री के और कोई पेड़ अगर होता तो वो जिंदा नहीं रह सकता था। वो बेल इतनी मतलब मजबूती से उसको पकड़ रखी है, इतना मतलब बेल का इतना प्रभाव है, इतनी घनी है कि कैजुरिना ट्री ही है जो उसको झेल रखा है जिसने।
उसके अलावा कोई और जो पेड़ है वो जिंदा नहीं रह सकता। नो अदर ट्री कुड लिव। अब नया सेंटेंस स्टार्ट होता है, बट गैलेंटली। गैलेंटली का मतलब होता है बहादुरी से। बट गैलेंटली द जायंट वियर्स द स्कार्फ। परंतु बड़ी बहादुरी के साथ वो जो जायंट है उस पेड़ के लिए आया है। जायंट का मतलब होता है विशाल, दैत्य। तो उस पेड़ को, इतना बड़ा पेड़ है इसलिए उसको जायंट बोल दिया, कि बड़ी ही बहादुरी के साथ वो जो पेड़ है, जो जायंट है, उसने उस स्कार्फ को पहन रखा है। अब बेल के लिए क्या बोला? स्कार्फ बोला है। तो यहाँ पे ये मेटाफर है, लाइक और एज का यूज़ नहीं किया गया, सीधा उसको स्कार्फ बोल दिया बेल को। तो जो बड़ी ही बहादुरी के साथ वो जो जायंट है, जायंट भी मेटाफर है। पेड़ को जायंट बोला है ना, तो ऐसा तो नहीं बोला कि द ट्री इज लाइक ए जायंट, नो, सीधा जायंट बोल दिया, तो ये मेटाफर हो गया। तो जायंट वियर्स द स्कार्फ, तो उस जायंट ने उस स्कार्फ को पहन रखा है बड़ी बहादुरी के साथ, गैलेंटली। एंड फ्लावर्स आर हंग, और फूल जो है वो लटके हुए हैं, इन क्रिम्सन क्लस्टर ऑल द बाउ अमंग। क्रिम्सन कलर के हैं। क्रिम्सन होता है सुर्ख लाल, गहरा लाल, सुर्ख लाल। जो सूर्यास्त होता है ना, उसमें लाल रंग जो आता है उसको क्रिम्सन कलर बोलते हैं। तो उस क्रिम्सन कलर के फूल हैं, क्लस्टर ऑल द बाउ अमंग, सभी शाखाओं पर लटके हुए हैं। वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड एंड बी, और वहाँ पे सारा दिन बर्ड और बी जो हैं इकट्ठे होते रहते हैं पूरे दिन। बर्ड यानी पक्षी और बी यानी मधुमक्खियाँ। एंड ऑफ्टन एट नाइट, ये ऑफ्टन का शॉर्ट किया है ऑफ्ट, एंड ऑफ्ट एट नाइट्स द गार्डन ओवरफ्लोज विद वन स्वीट सॉन्ग। और रात को क्या होता है, गार्डन जो है वो ओवरफ्लो कर जाता है। ओवरफ्लो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भर जाना। किस चीज़ से? विद वन स्वीट सॉन्ग, एक मीठे गाने से। दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज, और ऐसा लगता है कि वो गाना कभी ख़त्म ही नहीं होगा, उसकी कभी। संग डार्कलिंग फ्रॉम आवर ट्री। अब डार्कलिंग का यहाँ पे मतलब है रात को, डार्क होती है ना रात को, इसलिए उसको डार्कलिंग बोला है। संग डार्कलिंग फ्रॉम आवर ट्री, तो रात को उसके अंदर एक ऐसा गाना सुनता है ट्री के अंदर जो ऐसा लगता है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, रात को वो कई पक्षी होते हैं वो बोलते हैं, चहचहाते हैं। वाइल मैन रिपोज, और रात को आदमी क्या करते हैं? सोते हैं। रिपोज का मतलब सो रहे। तो पूरा स्टेंजा है, देखो इस पूरे स्टेंजा के अंदर सिर्फ और सिर्फ पेड़ का जिक्र किया है ना, पेड़ की ऊंचाई का, पेड़ की मजबूती का, पेड़ से जो शोर निकलता है, जो स्वीट सॉन्ग बोला गया उसको, उसका जिक्र किया गया है। अभी वो आएगी, पॉइंट पे भी आएगी क्यों उसको वो पेड़ याद आ रहा है। अब आता है स्टेंजा 2। व्हेन फर्स्ट माई केसमेंट इज़ वाइड थ्रोन, वाइड ओपन थ्रोन, जब मैं अपनी खिड़की को खोलती हूँ। केसमेंट होता है खिड़की, खिड़की का दरवाज़ा। जब मैं उसको वाइड ओपन थ्रोन एट डॉन, सुबह सुबह जब मैं उसको खोलती हूँ। अब सुबह का जिक्र है, पहले पेड़ का जिक्र किया था रात का। सुबह सुबह जब वो अपनी खिड़की खोलती है, माई आइज़ डिलाइटेड ऑन इट रेस्ट, तो मेरी आँखें जो है उसको देख करके खुश होती हैं। इट रेस्ट, रेस्ट वो पेड़ जो है रेस्ट की मुद्रा में होता है। डिलाइटेड ऑन इट रेस्ट, समटाइम्स एंड मोस्ट इन विंटर ऑन इट्स क्रेस्ट ए ग्रे बबून सिट्स स्टैच्यू लाइक अलोन। कभी कभी सर्दियों में इसकी चोटी के ऊपर, क्रेस्ट का मतलब क्या है? चोटी, एकदम शिखर इसका, उसके ऊपर एक ग्रे बबून स्टैच्यू की तरह बैठा होता है। बबून होता है बंदर, बड़ा बंदर होता है, उसको बबून कहते हैं। सिट्स स्टैच्यू लाइक अलोन, और वो अकेला बैठा होता है उसके ऊपर, और ऐसा लगता है कि कोई मूर्ति खड़ी रखी हुई है इसके ऊपर। अब ये इस तरह से इतनी कुशलता से इसको जिक्र किया गया कि हमारे सामने दिख रहा है जैसे वास्तव में ही बैठा है। मैंने कहा कि कभी कभी जब मैं खिड़की खोलती हूँ सुबह सुबह तो मेरे को दिखाई देता था बबून बैठा हुआ मूर्ति की तरह। यहाँ पे सिमली है ना, स्टैचू लाइक, स्टैचू लाइक का मतलब सिमली हो गई। अब आगे है, वॉचिंग द सनराइज वाइल ऑन लोअर बाउज हिज प्यूनी ऑफ स्प्रिंग्स लीप अबाउट एंड प्ले। तो वो बबून सनराइज को देखता है, बबून ऊपर बैठा है ना जो, सनराइज को देखता है, सूर्य को उगते हुए देखता है। जब वाइल
ऑन लोअर बाउज, नीचे वाली शाखाओं पे, ऊपर ऊपर तो वो बैठा है, लोअर बाउज पे उसकी प्यूनी ऑफ स्प्रिंग्स कूदती है और खेलती है। ऑफ स्प्रिंग होती है उसकी बच्चे, उसके बच्चे ऑफ स्प्रिंग कहते हैं उसको, और प्यूनी का मतलब छोटे, तो उसके छोटे छोटे बच्चे नीचे कूदते हैं। लीप अबाउट का मतलब कूदते हैं और प्ले करते हैं, खेलते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं लाइन्स की। एंड फार एंड नियर कोकिलाज हेल द डे, और आसपास, फार एंड नियर का मतलब आसपास है, कोकिला कोयल को बोला है हेल द डे, हेल का मतलब स्वागत करना, दिन का स्वागत करती है कोयल। एंड टू देयर पास्चर वेंड आवर स्लीपी काउज, और पास में ही चारागाह है, पास्चर है, पास्चर वो जगह होती है जहाँ गायें चरती हैं, तो पास्चर के पास हमारी गायें, स्लीपी काउ, उनकी अभी नींद नहीं टूटी है, स्लीपी हैं वो जाती हैं, वेंड का मतलब जाती हैं पास्चर की ओर, सुबह सुबह, सुबह का वर्णन बता रहे, सुबह सुबह क्या होता है। एंड इन द शेडो ऑन द ब्रॉड टैंक, और पास में ही एक टैंक है, ब्रॉड टैंक है, ब्रॉड का मतलब चौड़ा है काफ़ी, ब्रॉड टैंक है। बाय दैट, उसके पास, होवर ट्री, होवर ट्री के पास एक टैंक है, होवर ट्री, होवर का मतलब यहाँ विशाल, बहुत बड़ा, तो उस ट्री के पास ही एक बहुत बड़ा टैंक है। सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, और वो जो टैंक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही विशाल है। ट्री भी, ट्री के लिए भी हो सकता है यूज हुई है। द वाटर लिली स्प्रिंग लाइक स्नो एंड मास्ट, तो अब उस होवर ट्री के पास एक टैंक है, वो टैंक बहुत ही विशाल है और बहुत ही बड़ा है, और उसके अंदर वाटर लिलीज उगी हुई हैं। वाटर लिली पानी का पौधा है, वाइट कलर का होता है फूल उसका, लिली का, और वो फूल जो हैं ऐसे उगे हुए हैं उसके अंदर, इतने ज़्यादा मात्रा में उगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि बर्फ़ इकट्ठी हुई हुई है, क्योंकि वो वाइट कलर के होते हैं ना, वाइट कलर के फूल इस तरह से इकट्ठे हुए हुए हैं, लाइक स्नो एंड मास्ट, जैसे कि बर्फ़ जो है वो एन मास हुई हुई है, इकट्ठी हुई हुई है। तो ये हमारा दूसरा स्टेंजा था। इसके अंदर भी ट्री का और उसके आसपास के वातावरण का वर्णन किया गया है। गायों का जिक्र आ गया, टैंक का जिक्र आ गया, और बबून का, बबून और उसका आ गया लिली का, है ना। हमारे सामने एक पिक्टोरियल क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, एक पिक्चर क्रिएट हो गई है पूरे वातावरण की। अब आता है स्टेंजा 3। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस डियर इज़ द कैजुरिना टू माई सोल। अब वो कहती है कि इसके मैग्निफिसेंस की वजह से कैजुरिना ट्री मुझे प्यारा नहीं है। मैग्निफिसेंस का मतलब उसकी विशालता, उसकी भव्यता। नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस, उसकी वजह से नहीं, ये कैजुरिना जो है मुझे, मेरी आत्मा को प्यारा है। बीनीथ इट वी हैव प्लेड 2 years में रोल, इसके नीचे तो हम खेले हैं, भले ही ईयर्स चले गए हों, भले ही सालों बीत गए हों इन बात को, इसके नीचे हम खेले हैं। ओ स्वीट कंपेनियन लव्ड विद लव इंटेंस, ओ स्वीट कंपेनियन, मेरे स्वीट कंपेनियंस, मेरे स्वीट यानी मेरे प्यारे साथी, कंपेनियन होते साथी, जिनको मैंने बहुत ही गहराई से प्यार किया है, लव्ड विद लव इंटेंस। अब ये जो लाइन है ओ स्वीट कंपेनियन, इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं। ओ, जब हम ओ लगा देते हैं ना, इसका मतलब हम संबोधित कर रहे हैं किसी को, हिंदी में इसके लिए हे बोलते हैं, हे, तो ये संबोधन है। ओ स्वीट कंपेनियंस, अपने साथियों को याद कर रही है, अपने प्यारे साथियों को जिसको वो बहुत प्यार करती थी। फॉर योर सेक शैल द ट्री बी एवर डियर, तुम्हारे लिए मुझे ये ट्री जो है हमेशा प्यारा रहेगा। फॉर योर सेक, सेक का मतलब लिए, तुम्हारे लिए, क्योंकि हम इस ट्री के नीचे हम खेले हैं ना, तो ट्री के साथ हमारी यादें, हमारी भावनाएं सब जुड़ी हुई हैं। अब उसने याद किया है अपने साथियों को, अपने भाई बहनों को, जिनके साथ वो खेल रही थी, खेलती थी पुराने टाइम में। तो वो सीधा सीधा कह रही है कि कैजुरिना ट्री मुझे इसलिए प्यारा नहीं है कि वो बहुत बड़ा है, विशाल है, सुंदर है, वो तो मुझे इसलिए प्यारा है कि उसकी छाँव के नीचे हम सब खेले हैं, उन साथियों के साथ मैं खेली हूँ जो मुझे बहुत ही प्यारे हैं। ब्लेंट विद योर इमेजेस इट शैल अराइज इन मेमोरी
टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आइज। दोबारा पढ़ते हैं, ब्लेंट विद योर इमेजेस, अपने कंपेनियंस को बोल रही है वो कि तुम्हारी इमेजेस से भरी हुई, ब्लेंड का मतलब मिली हुई, ब्लेंड कर देते हैं किसी चीज़ को, मिक्स कर देते हैं ना, ये उसकी थर्ड फॉर्म है। ब्लेंट विद योर इमेजेस इट शेल अराइज इन मेमोरी टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आइज। तो तुम्हारी इमेजेस से भरी हुई यादें जो हैं वो जब जब मेरे दिमाग में आती है तो मेरी आँखें भर आती हैं। और देखो किस तरह से जिक्र किया है, किस तरह से उसकी आंखों में आंसू आते हैं। टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आइज। और जब जब मैं तुम्हें याद करती हूँ, तुम्हारी तस्वीर मेरे दिमाग में आती है, तो आंसू मेरे आंखों में इतने आते हैं कि आंसुओं बोला हॉट टीयर्स, गरम गरम आंसू आते हैं और वो मेरे को अंधा कर देते हैं। यानी इतने आंसू आ जाते हैं आंखों में कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ये कहने का भाव है कि उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा याद आते हैं, बहुत ज़्यादा रोना आता है जब जब उनकी याद आती है, उनको इतने आंसू निकलते हैं। तो ये देखो, ये कहने का तरीका है। हम आम आदमी तो ये कहेगा कि मैं बहुत रोता हूँ, आंसू आंसू आ जाते हैं। इन्होंने कहने का तरीका है कि द हॉट ईयर्स ब्लाइंड माइन आइज। वट इज़ दैट डर्ज लाइक मर्मर दैट आई हियर। वट इज़ दैट डर्ज लाइक मर्मर दैट आई हियर। अब कोई एक आवाज़ सुन रही है, वो उस आवाज़ के लिए वो ये कह रही है कि ये कैसी आवाज़ है। आवाज़ डर्ज लाइक है। डर्ज लाइक का मतलब, डर्ज लाइक का मतलब है शोक गीत होता है डर्ज। आपने एलिजी पढ़ी थी ना, एलिजी जैसा जैसा ही होता है एक डर्ज, जिसमें हम किसी मरे हुए व्यक्ति के ऊपर शोक प्रकट करते हैं। तो ये डर्ज लाइक मर्मर क्या है जो मैं सुन रही हूँ, कोई आवाज़ आ रही है। अब ये जहाँ बैठ के इसने ये पॉइंट लिखी है ना, पोइम, ये बहुत दूर से लिखी है, कैजुरिनटरी वाली जगह नहीं है अभी ये विदेश में रह रही है। वहाँ उसको कुछ सुन रहा है शोर, और उसको ये लग रहा है कि ऐसा शोर है जो शोक मना रहा है किसी चीज़ का। अब वो शोर किसका, ये खुद ही पूछ रही है। व्हाट इज़ दैट डर्ज लाइक मर्मर दैट आई हियर लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन ए सिंगल बीच। और ये शोर ऐसा है जैसे कि कोई समुद्र जो है वो सिंगल बीच पर टकरा रहा है। सिंगल बीच वो होता है समुद्र के किनारों पे पत्थर रखे होते हैं, उसको सिंगल बीच कहता है। पत्थर होते हैं ना, छोटे छोटे और बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं, पेबल्स बोलते हैं उनको। तो अगर ये सी जो है टकरा रहा है बार बार सिंगल बीच पे, इसकी जैसी सी आवाज़ आ रही है। इट इज़ द ट्रीज लेमेंट। ये ट्री का लेमेंट है, ये ट्री का विलाप है। लेमेंट का मतलब विलाप, जब हम किसी के ऊपर रोते हैं। एन ईयरी स्पीच, एक अजीब सी ये स्पीच है, एक अजीब सी एक भाषण है, ये एक बोल है अजीब से। दैट हैप्पली टू द अननोन लैंड मे रीच। और ये जो शोर है ये शायद अननोन लैंड की ओर भी पहुंच सकता है, ऐसी जगहों पर पहुंच सकता है जो हमें अननोन है। कहने का मतलब ये है कि ये जहाँ अब बैठी है ना, जब जब इसको याद आती है ना अपने साथियों की, कैजुरिनटरी को याद करती है, तब पास में ही हो सकता है समुद्र हो। उस समुद्र की आवाज़ भी इसको उस ट्री के आवाज़ से उसको याद दिलाती है। और वो सोचती है कि ये जो शोर है ना, ये जो ट्री का लेमेंट है, ये उसके जैसी सी आवाज़ है। और ये जो ट्री की लेमेंट है ये शायद उन तक पहुंच जाए जहां मेरे भाई बहन अब चले गए हैं, वो डेड हो चुके हैं, वो मर चुके हैं। तो वो सोचती है क्या पता ये आवाज़ वहां भी पहुंच रही हो। हैप्पली का मतलब है शायद, ईयरी का मतलब है स्ट्रेंज। ओके, अब अपने आते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। स्टेंजा 4। अननोन यट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ। अब जो उसने बात कही थी पिछले स्टेंजा के अंदर कि अननोन लैंड तक वो शोर पहुंच सकता है। अननोन लैंड का मतलब था वो जगह जहाँ उसके भाई और बहन चले गए मरने के बाद। क्योंकि मरने के बाद आदमी कहाँ जाते हैं हमें खुद नहीं पता, उसको अननोन लैंड बोला है। तो वो कहती है कि अननोन तो है वो, यट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, परंतु अगर हम विश्वास की आंखों से देखें तो वो वेल नोन भी है। अगर हम विश्वास करें, मान के चलें कि वो जिंदा है, वो कहीं ना कहीं होंगे, तो वेल नोन भी है, हमें पता है वो कहाँ गए हैं।
आई हैव हर्ड दैट वेल फार फार अवे, मैंने ये वेल बहुत जगहों पे सुनी है, फार फार अवे सुना है, जहाँ दूर दूर तक मैं गई हूँ वहाँ वहाँ मुझे ये शोर सुनाई देता है, वेल सुनाई देता है, वेल भी लेमेंट ही होता है, विलाप। इन डिस्टेंट लैंड्स, फार अवे इन डिस्टेंट लैंड्स, दूर दूर जहाँ भी मैं डिस्टेंट लैंड्स पे गई हूँ वहाँ मुझे ये शोर सुनाई दिया है। बाय मैनी ए शेल्टर्ड बे, अब ऐसी जगहों पे गई है जहाँ पे समुद्र का किनारा था। शेल्टर्ड बे, बे होती है खाड़ी, जैसे बे ऑफ बंगाल है ना, जिसके तीन और ज़मीन होती है और बीच में सागर होता है, तो उसको हम खाड़ी कहते हैं। तो कहते जहाँ जहाँ भी मैं गई हूँ, जहाँ जहाँ समुद्र के किनारे पर मैं गई हूँ, मुझे ये विलाप सुनाई देता है। यानी जब जब समुद्र की आवाज़ें आती है ना, इसको कैजुरिना ट्री की याद आती है, और कैजुरिना ट्री की याद आती है तो उसके अपने साथी याद आते हैं। When slumbered in his cave, the water wraith and the waves gently kissed the classic shore। और जब खास करके रात को स्लम्बर का एटमॉस्फेयर होता है, स्लम्बर का मतलब बेहोशी का एटमॉस्फेयर होता है, जब सारी चीज़ें सोई हुई होती हैं, आलस के अंदर होती है, तब वाटर रेद है जल देवता, या जल में कोई एक प्रेत आत्मा रहती है, वो है जल देवता बोल सकते हो। वाटर रेद एंड द वेव्स जेंटली किस्ड द क्लासिक शोर ऑफ फ्रांस और इटली बीनीथ द मून। तो यहाँ पे फिर से समुद्र का ही वर्णन किया गया है कि जब रात को जल देवता या लहरें जेंटली किस करते हैं किनारे को, क्लासिक शोर को, और शोर किसका है, फ्रांस या इटली का है। यहाँ से हमें पता लगता है कि वो कवयित्री जो है वो कहाँ रह रही होगी, फ्रांस या इटली में वो रह रही है। तो वो कहते हैं कि रात को जब जल देवता या जो लहरें हैं क्लासिक शोर को किस करती हैं। अब किस करने का मतलब क्या है, टकराती हैं, है ना, ये एक पोइटिक वे है बोलने का। अब किस करने का मतलब वो जोर से नहीं टकरा रही हैं, बहुत ही धीमे धीमे आ रही हैं किनारे के अंदर। शोर का मतलब होता है किनारा, ये भी एक मेटाफर है यहाँ पे। जेंटली किस्ड द क्लासिक शोर ऑफ फ्रांस एंड इटली बीनीथ द मून। बीनीथ द मून को कहने का मतलब है रात के समय, चंद्रमा के नीचे जब वो ये चीज़ें घटित होती है। When अर्थ ले ट्रेंस्ड इन ए ड्रीमलेस swoon, और जब धरती जो है वो सारी की सारी धरती होती सोई हुई होती है, सपने ले रही होती है। ट्रेंस का मतलब होता है नींदों में होती है। अब यहाँ पे धरती नींद में नहीं होती है, कौन नींद में होता है, लोग नींद में होते हैं, निवास करते हैं, लेकिन बोल देते हैं कि धरती। ये पर्सोनिफिकेशन नहीं है, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। ट्रांसफर्ड एपिथेट वो चीज़ होती है जिसमें विशेषण लगाना तो कहीं होता है और लगाम कहीं देते हैं। यहाँ पे अर्थ ट्रांस्ड नहीं है, पीपल हैं ट्रांस्ड, लेकिन पीपल की बजाय किसको बोल दिया, अर्थ को। तो ये हो गया ट्रांसफर्ड एपिथेट। यहाँ पे विशेषण गलत जगह लगाया जाता है जानबूझ करके। जैसे अपने कहते हैं ना, कल आपको अगर नींद नहीं आई तो आप कहोगे कि मेरी नाइट स्लीपलेस थी, आई हैड ए स्लीपलेस नाइट। अब नाइट स्लीपलेस थोड़ी थी, स्लीपलेस कौन था, स्लीपलेस तो आप थे, लेकिन हम बोल देते हैं कि आई हैड ए स्लीपलेस नाइट, कि मेरी रात जो थी वो सो नहीं पाई, या मेरी रात जो थी स्लीपलेस थी। तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। तो यहाँ पे भी इन्होंने बोला है अर्थ ले ट्रेंस्ड इन ए ड्रीमलेस swoon। ड्रीमलेस का मतलब ऐसी नींद जिसमें सपने ना हो कोई। तो जब सारे लोग सो रहे होते हैं, एंड एवरी टाइम द म्यूजिक रोज बिफोर माइन इनर विजन रोज ए फॉर्म सबलाइम। तो जब सारे सो रहे होते हैं ना, तो इसको नींद नहीं आती है, और इसके आगे फिर वो कैजुरिना ट्री आ जाता है। जब वो इसको जब नींद नहीं आती है और जब सी का शोर सुनाई देता है, जब वो किस कर रही होती हैं लहरें उसको, तब कभी कभी उसको अपने साथियों की याद आ जाती है। ये ना माई इनर विजन रोज ए फॉर्म सबलाइम। रोज़ का मतलब राइज की सेकंड फॉर्म है, रोज़ उठना, पैदा होना। फॉर्म सबलाइम, फॉर्म का मतलब आकृति, और सबलाइम का मतलब बहुत ही ऊंचे दर्जे की आकृति, यानी वही आकृति जो उसके कैजुरिना ट्री की आकृति आ जाती है, और कैजुरिना ट्री के माध्यम से उसके साथियों की उसको आ जाती है। दाई फॉर्म ओ ट्री एज इन माई हैप्पी प्राइम आई सो दी। और बिल्कुल वैसी की वैसी फॉर्म आती है जैसी कि मैंने अपनी जवानी के दिनों में देखी थी। कैजुरिना ट्री की जो फ़ोटो है, आपकी फ़ोटो बिल्कुल वैसी आती है जैसे कि मैंने अपने हैप्पी प्राइम में देखी थी। हैप्पी प्राइम का मतलब अपने अच्छे दिनों में देखी थी। इन माई ओन लव्ड नेटिव क्लाइम, और कहाँ देखी थी,
ओन लव्ड नेटिव क्लाइम, नेटिव क्लाइम वो है उसकी मूल जगह, नेटिव होते हैं जहाँ हमारा मूल निवास स्थान होता है, हम नेटिव कहाँ के हैं, हम इंडिया के नेटिव हैं। तो वो कहती वहाँ जहाँ देखी थी मैंने अपने नेटिव जगह पे, नेटिव क्लाइम में, क्लाइम होती जलवायु। अब आता है इसका लास्ट स्टेंजा, स्टेंजा 5, देयरफॉर आई फेन वुड कंसीक्रेट ए ले। फेन का मतलब होता है ग्लैडली, खुशी खुशी। कंसीक्रेट का मतलब होता है कंपोज करना, लिखना, और ले का मतलब है यहाँ एक कविता। तो वो कहते हैं कि इसलिए अब मैं खुशी खुशी एक कविता लिखती हूँ, कंसीक्रेट करती हूँ, रचना करती हूँ, अनटू दाई ऑनर, तुम्हारे सम्मान में। ट्री बिलवड ऑफ दोज हु नाउ इन ब्लेस्ड स्लीप फॉर आई रिपोज। ये जो पेड़ है ये उनका भी प्यारा था जो अब हमेशा के लिए सो गए हैं। ट्री बिलवड ऑफ दोज, उस ट्री के सम्मान में मैं लिख रही हूँ, जो ट्री उनका भी प्यारा था जो अब हमेशा के लिए सो गए हैं। आए का मतलब फॉर एवर, हमेशा के लिए। रिपोज का मतलब सो गए हैं। डियरर देन लाइफ टू मी अलास वर्दे, और वो मुझे अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यारे थे जो सो गए हैं। मेस्ट दाउ बी नंबर्ड व्हेन माई डेज आर डन। तो अब वो कैजुरिना ट्री को कह रही है कि मेस्ट, कि भगवान करे ऐसा हो कि जब मैं मर जाऊँ, माई डेज आर डन, जब मेरे दिन पूरे हो जाएं, तो तुम जो है गिने जाओ, नंबर्ड का मतलब गिने जाओ, किसके अंदर, विद डेथलेस ट्रीज लाइक दोज इन बोरोडेल। जिस तरह से बोरोडेल के अंदर कुछ पेड़ों को अमर कर दिया गया था, मैं चाहती हूँ कि तुम भी अमर हो जाओ पेड़ मेरी कविता के माध्यम से। अब ये बोरोडेल है ना, ये एल्यूजन है। एल्यूजन का मतलब किसी और चीज़ का जिक्र किया है। बोरोडेल एक कविता है वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई। वर्ड्सवर्थ ने इस कविता के माध्यम से बोरोडेल पेड़ को अमर कर दिया, लोग उसको याद करते हैं अभी भी। तो वो कहती है कि काश ऐसा हो कि मेरी इस कविता के माध्यम से जो कैजुरिना ट्री है ये भी उसी बोरोडेल की कविता की तरह ये अमर हो जाए, लोग इसको हमेशा याद रखें। अंडर हुज ओफुल ब्रांचेज लिंगर्ड पेल फियर ट्रेम्बलिंग होप एंड डेथ द स्केलेटन एंड टाइम द शेडो। वो कहती है उस पेड़ की ब्रांचों के नीचे, उस पेड़ की शाखाओं के नीचे ये सारे इमोशन पलते थे। ये जो फियर है, डर, ट्रेम्बलिंग होप, आशाएं, डेथ, मृत्यु, द स्केलेटन एंड टाइम द शेडो, ये सारे जो इमोशन है उस पेड़ की शाखाओं के नीचे पलते थे। एंड दो वीक द वर्स, और मेरी वर्स भले ही कितनी वीक हो, मेरी जो कविता है भले ही वो कितनी ही कमज़ोर हो, दैट वुड दाई ब्यूटी फेन, ओ फेन रिहर्स, भले ही मेरी कविता अच्छी ना हो लेकिन तुम्हारी ब्यूटी का जिक्र इसमें बहुत अच्छे से किया है मैंने, कैजुरिना ट्री की ब्यूटी। और कैजुरिना ट्री और ब्यूटीफुल हो जाता है जब उसके साथ किसी की यादें जुड़ जाती हैं। सीधा सीधा किसी की ब्यूटी की तारीफ़ करने से वो प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब उसको किसी इमोशन से जोड़ दिया जाता है और ज़्यादा सुंदर हो जाता है वो। माई लव डिफेंड दी फ्रॉम ओब्लिवियंस कर्स, और मेरा प्यार तुमको, कैजुरिना ट्री को, विस्मृति के श्राप से बचाएगा। कहने का मतलब है कि तुम कभी भूले नहीं जाओगे। ओब्लिवियन हो जाए विस्मृति, भूल जाना, तो उसको यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन किया है ओब्लिवियन का, विस्मृति का, कि विस्मृति श्राप देती है तो वो आदमी को भूल जाता है हर कोई। तो वो कहती कि इस मेरी कविता के माध्यम से ओब्लिवियन के कर्स से तुम बचे रहोगे। कैजुरिना ट्री जो है वो बचा रहेगा, विस्मृति के श्राप से बचा रहेगा, यानी लोग उसको याद रखेंगे इस कविता के माध्यम से। ओके, तो ये थी हमारी कैजुरिना ट्री। इसका थोड़ा सा अपने, अब शुरू में आ जाओ। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। Our Casuarina tree by Toru Dutt celebrates her reminiscence of a happy childhood in India with her beloved siblings. तो इस कैजुरिना ट्री के अंदर टोरू दत्त उन यादों को सेलिब्रेट करती है, उन यादों को ताज़ा करती है जो उसकी हैप्पी चाइल्डहुड के हैं, इंडिया के अंदर जो बिताए थे, और अपने